तो नमस्कार दोस्तों, यह एक फिजिक्स का क्वेश्चन है जो कि 12वीं के फिजिक्स में है। प्रतिरोधों से संबंधित है। यह एक आईएमपी क्वेश्चन है जो कि अधिकांश परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसमें हमने लिखा है कि प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन समझाइए। क्वेश्चन इसी प्रकार से आता है और इसमें हमने 3 सेल लिए हैं। इसे निकालने के लिए हमने 3 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है, R1 को, R2 को और R3 को। और इनके बीच जो विभवांतर है, R1 के सिरों के बीच विभवांतर V1 है, R2 के सिरों के बीच विभवांतर V2 है और R3 के बीच विभवांतर V3 है। जैसे ही हम इसका संबंध एक सेल से करते हैं तो परिपथ में I धारा प्रवाहित होने लगती है और परिपथ में I धारा प्रवाहित होने से इसके सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होते हैं। तो हमने यहाँ पर इसका वर्णन किया है। वीडियो की ज़्यादा लंबाई ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे पहले से सब कुछ लिख रखा है। चित्रानुसार प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन प्रदर्शित है। तो चित्रानुसार प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन प्रदर्शित है जिसमें 3 प्रतिरोध R1, R2 और तथा R1, R2 तथा R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो यह 3 सेल है, 3 प्रतिरोध हैं। R1, R2, R3 को श्रेणी क्रम में हमने जोड़ दिया है। अब इनका संबंध एक सेल से करने पर परिपथ में I धारा प्रवाहित होने लगती है। जैसे ही हम इनका संबंध एक सेल से करते हैं, जैसे हमने नाम दिया है C, तो इस परिपथ में I धारा प्रवाहित होने लगती है जिससे कि प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्रमशः V1, V2 तथा V3 है। इस प्रकार इन तीनों में अलग अलग विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, V1, V2 तथा V3। यह 3 प्रकार से इनकी 3 विभवांतर उत्पन्न होते हैं। यह अब हमें निकालना है कि यहाँ पर जो है प्रतिरोधों का जो कुल प्रतिरोध होगा, इन 3 प्रतिरोधों का जो कुल प्रतिरोध होगा उसका व्यंजक क्या होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे यथा है प्रतिरोधों का कुल विभवांतर, प्रतिरोधों का कुल विभवांतर यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। यह 3 विभवांतर यहाँ पर तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल विभवांतर के बराबर आ जाएंगे। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट यानी कि समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए पहले, फिर इसके आगे मैं हल करता हूँ। अब आप चाहे तो मैं यहाँ से मिटा सकता हूँ, रब कर दूं क्या? फटाफट नोट कर लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब इसके आगे हम देखते हैं कि ओम का जो नियम होता है, ओम का नियम क्या कहता है इस बारे में। ओम का नियम क्या कहता है, तो ओम के नियम से यहाँ पर लिखेंगे। ओम के नियम से, यहाँ तक लिखने के बाद आप यहाँ से लिखेंगे। तो ओम के नियम से क्या होता है। ओम के नियम से होता है कि प्रतिरोध और धारा का गुणनफल जो होता है वो विभवांतर के बराबर होता है। तो हम जब देखेंगे प्रतिरोध R1 लेंगे, तो इसके सिरों के बीच जो विभवांतर है वो क्या होगा। तो हम लिखेंगे प्रतिरोध R1 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, प्रतिरोध R1 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर यहाँ लिखेंगे V1 बराबर हो जाएगा IR1। चूंकि धारा तो सब में समान है इसलिए I को लिया जाएगा, लेकिन प्रतिरोध इसका अलग हो जाएगा R1। तो V1 बराबर IR1। इसी प्रकार से यहाँ पर हम लिखेंगे R2 के सिरों पर विभवांतर, यहाँ से यही सब लिखना है। R2 के सिरों पर विभवांतर V2 बराबर हो जाएगा IR2 और ऐसे ही हो जाएगा R3 के सिरों पर विभवांतर, R3 के सिरों के मध्य विभवांतर कितना हो जाएगा V3 बराबर IR3। इस प्रकार से आपका ये विभवांतर निकलेगा। ये वाले मान अब हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में पुट कर देंगे इनकी वैल्यू। तो यहाँ पर देखेंगे कि समीकरण 1 क्या था हमारा, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 था, समीकरण 1 से
समीकरण एक था V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 था, तो यहाँ पर V1 की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। इस प्रकार से हमें यह एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। V बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। इसमें हम देखते हैं कि I यहाँ पर है, I यहाँ पर है, I यहाँ पर है, तीनों जगह पर I है, तो इसमें से I कॉमन ले लेंगे और वैनिस्ट ले लेंगे। I को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। इस प्रकार से हमने V की वैल्यू निकाली है अभी I और इनटू में R1 प्लस R2 प्लस R3। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ओम जो है फिर से एक बार कह रहे हैं कुल प्रतिरोध R हो, तो यदि कुल प्रतिरोध R हो, तो अब कुल प्रतिरोध R हो तो कुल विभवांतर कितना हो जाएगा? V बराबर हो जाएगा IR, V बराबर IR हो जाएगा। और यह वाली वैल्यू V की जो है IR हम यहाँ पर रखेंगे इस वाले समीकरण में जो नीचे हमने निकाला है। तो इसमें हमने निकाला था V बराबर IR निकाल लिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे तब IR इक्वल टू IR I और ब्रैकेट के अंदर R1 प्लस R2 और प्लस R3। इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा। ये V की जगह पे हमने यह V की वैल्यू रख दी है इस वाले समीकरण में। अब I से I को कैंसिल कर देंगे, इस साइड का I इस साइड का I, दो चूंकि दोनों गुणा में है तो दोनों कट जाएंगे। अब बचेगा सिर्फ कितना R इक्वल टू R1 प्लस R2 और प्लस R3। इस प्रकार से हमें जो व्यंजक प्राप्त होगा यह कुल प्रतिरोध का व्यंजक होगा जो कि इस परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तो नीचे हम लिख सकते हैं यही श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों के कुल प्रतिरोध का व्यंजक है। यही श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों के कुल प्रतिरोध का व्यंजक है। यहाँ पर आपका यह व्यंजक समाप्त हो जाएगा। बस इतना ही है। और इसमें इसी प्रकार ऐसे ही जितने भी ये प्रतिरोध जोड़ते जाएंगे उसमें आगे जोड़ते जाएंगे, यानी कि कुल प्रतिरोधों को जोड़ने के बाद जो हमें योग प्राप्त होगा वो कुल प्रतिरोध के बराबर होगा। और यह कंडीशन कब लागू होगी? सिर्फ श्रेणी क्रम में जब हम प्रतिरोधों को जोड़ेंगे तो कुल प्रतिरोध कितने के बराबर होगा? जितने भी प्रतिरोध हमने जोड़े उन सब के योग के बराबर होगा। तो आप लोग नोट कर लीजिए और पोच करके भी आप लोग नोट कर सकते हैं। वैसे मैंने कुछ जल्दी मिटा दिया हो तो आप पहले भी नोट कर सकते हैं पोच करके।